दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द हार्बर। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। तो ये समय चल रहा है वर्ल्ड वॉर 2 का, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था, जिसके बाद उस समय का मिशन था कि अपने प्लेन को भेजकर जापानीज पनडुब्बी को ढूंढकर उन्हें खत्म करना। और इसलिए आज एक यूएस प्लेन अपने मिशन पर जा रहा है, लेकिन प्लेन के अंदर बैठे 3 लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पायलट हेराल्ड को पता चलता है कि उनके प्लेन का फ्यूल खत्म होने वाला है। इसलिए वो अपने पीछे बैठे बॉम्बार्डियर टोनी से पूछता है कि क्या हमें सारे हथियारों को नीचे फेंक देना चाहिए, जिससे कि प्लेन का थोड़ा वजन कम हो जाए। तो वो उसके फैसले में हामी भरता है और इसलिए वो कुछ बॉम्ब को बिना ऑन करे ही उन्हें नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद वो अपने पीछे बैठे जेन नाम के रेडियो ऑपरेटर से पूछते हैं कि क्या किसी से कनेक्शन हुआ, लेकिन वो बताता है कि लड़ाई में हमारे एंटीना खराब हो गया, जिस वजह से किसी से भी संपर्क कर पाना मुश्किल है। हालांकि वो कोडिंग के जरिए भी मैसेज देने की कोशिश करता है, लेकिन तरीका भी काम नहीं आता। इसलिए हेराल्ड अब उन्हें कह देता है कि हमें कुछ ना कुछ फैसला करना ही होगा, और इसलिए वो फैसला करते हैं कि हमें समंदर में ही अपना प्लेन लैंड कराना होगा। उसके बाद हमें अमेरिकन फोर्स बचाने जरूर आएगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो जिस समंदर में क्रैश लैंडिंग करने वाले हैं वो असल में पैसिफिक ओशियन है, जिसकी लंबाई और गहराई का अंदाजा आज तक किसी को नहीं लगा। लेकिन तीनों ने फैसला कर लिया है, क्योंकि फ्यूल खत्म हो चुका है और दोनों ही इंजन बंद हो चुके, इसलिए अगले ही पल इनका प्लेन पानी में लैंड हो जाता है। अब यहाँ हेराल्ड बाहर आ जाता है, लेकिन उसके दोनों साथी अभी भी प्लेन में ही फंसे थे। यहाँ हेराल्ड ऊपर आ जाता है, पर वहाँ प्लेन जितनी तेजी से नीचे जा रहा था, दोनों की धड़कनें उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही थी। लेकिन तभी उनकी बेल्ट खुल जाती है और इतने में वो ऊपर आ जाते हैं। ऊपर हेराल्ड ने प्लेन से निकाली हुई लाइफ बोट को खोल लिया था और फिर वो तीनों रात उसी बोट में गुजारते हैं। जब अगली सुबह होती है तो इनके सामने होता है बड्ढा समुंदर। दूर दूर तक कोई नहीं था, बस थे तो ये 3 लोग। लेकिन आगे जाकर कुछ ऐसे सर्वाइवल चीजें आएंगी जो शायद आपने किसी और कहानी में नहीं देखी होगी। क्या ये लोग सच में समुद्र में खुद को जीवित रख पाएंगे? ये सब हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब पहले दिन की शुरुआत होती है और ये तीनों एक साथ ही बोट में जैसे तैसे खुद को एडजस्ट करते हैं, लेकिन इनके पास अब ना तो पीने का पानी है और ना ही खाने को खाना। ऐसे में जिस जगह पर खुद को जिंदा रख पाना आसान तो नहीं है, पर टोनी कहता है कि क्या पता कुछ ही देर में हमारे साथी हमें ढूंढने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे। लेकिन यहाँ हेराल्ड को इस बात पर ज्यादा यकीन नहीं था। लेकिन कुछ देर बाद टोनी की ये बात सच हो जाती है। एक प्लेन इन्हें दिखाई देता है तो हेराल्ड कहता है कि फौरन हमें अपना पैराशूट को खोलना होगा, तभी वो हमें देख पाएंगे। लेकिन जेन बताता है कि हमारे पास कोई पैराशूट है ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही प्लेन के साथ नीचे डूब चुका है। इसलिए वो अपनी जैकेट उतारकर हवा में फैलाने लगते हैं, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि इनकी बोट बहुत छोटी है। अगर इनके पास फ्लेयर होती तो शायद वो इन्हें देख लेते, पर आज ये पूरी तरह से खाली है। जितना भी सामान इनके पास था सब कुछ प्लेन के साथ समंदर की गहराई में जा चुका है, और इसमें इनके खाने पीने का भी सामान था। साथ में कई सारे सेफ्टी टूल भी थे। यहाँ हेराल्ड सभी को कहता है कि वो लोग हमें ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन अब उन्हें पता चल चुका है कि हम लोग जिंदा नहीं रहे, इसलिए वो दोबारा अब नहीं आने वाले। और अब वो लोग यहाँ पर फंस चुके हैं, उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। इसलिए वो अपने जूनियर्स से कहता है कि हमें अपने सामान को कम करना होगा, क्योंकि इस बोट में जगह बहुत कम है। इसलिए वो लोग अपने शूज को उतार देते हैं और पानी में फेंक देते हैं, लेकिन हेराल्ड ऐसा नहीं करता। जब इसके पीछे की वजह वो दोनों पूछते हैं तो वो बताता है कि अगर हमें कोई आइलैंड मिल गया तो हमें उस जमीन पर जूते के साथ चलना होगा ताकि वो मदद ला सके, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब उन्हें ये बात सही नहीं लगती, ऐसा उनके शक्ल से साफ पता चल रहा था। खैर, अब आज का दिन जैसे तैसे निकल जाता है, पर असली परीक्षा तो रात में होगी, क्योंकि ऐसे घने अंधेरे में खुद को समुद्र के बीचों बीच अकेले जिंदा रखना आसान तो नहीं होगा। इन्होंने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। तभी हेराल्ड उनसे कहता है कि क्या तुम्हें पानी पीना है? अब वो दोनों हैरानी से उसकी ओर देखते हैं कि इसके पास पानी कहाँ है। तो दरअसल वो अपने शूज में अपने पेशाब को निकाल कर पी रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर उसने ये वेस्ट किया तो प्यास की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। अब सुबह होती है और हेराल्ड उन्हें सच बता देता है कि हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं, और ऐसे में हमें खुद को जिंदा रखने के लिए वो सब करना होगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। हेराल्ड एक शानदार पायलट है, इसलिए उसे डायरेक्शन के बारे में काफी अच्छी जानकारी है। वो उन्हें बताता है कि यहाँ से 900 मील दूर हवाई आइलैंड है और हमारे पीछे साउथ अमेरिका है, जिसकी दूरी है 3000 मील। इसलिए हमें हवाई की ओर जाना होगा और वहाँ पहुंचने के लिए हमें कम से कम 1 हफ्ते का समय लगेगा। तो टोनी कहता है कि ये कैसे मुमकिन है? ऐसे 1 हफ्ते में हम लोग तो भूख और प्यास की वजह से मर जाएंगे। पर जेन उन्हें समझाता है कि हम लोग पानी में हैं और यहाँ मछली है, जिसे पकड़ DDDH कर खुद की भूख मिटा सकते हैं। इसलिए वो अपने पास जितने भी सामान होते हैं उन्हें इकट्ठा करके और फिर उनसे एक ट्रैप बनाते हैं, उसे पानी में फेंक देते हैं। कुछ ही समय के बाद उनके ट्रैप में एक मछली फंस जाती है, लेकिन जब वो उसे ऊपर खींचते हैं तो उसमें लगा हुआ ट्रैप भी गायब हो जाता है। और इन्हें ये याद रखना चाहिए कि ये किसी नदी के ऊपर नहीं है, बल्कि पैसिफिक ओशियन के ऊपर है, जहाँ कुछ ऐसे जीव घूम रहे हैं जिनकी भूख इंसानों को खाकर भी खत्म नहीं होती। इन सब चीजों के साथ इनका सामना जूस सा देने वाली गर्मी से भी होता है। इस गर्मी से बचने के लिए जेन पानी में कूद जाता है ताकि वो खुद को ठंडा रख सके, लेकिन उसकी इस हरकत से हेराल्ड खुश नहीं होता और उसे कहता है कि पानी में शार्क है जो तुम्हें खा सकती है, इसलिए फौरन वहां से बाहर निकलो। वो लौट आता है, लेकिन यहाँ धीरे धीरे करके समय बीतना शुरू हो गया था और इतनी मशक्कत करने के बाद भी इनके हाथ एक भी मछली नहीं आती, ना ही इनके पास अब पानी है। इनकी हालत अब पहले से और खराब होती जा रही है, जो कि आप तीनों के चेहरे से साफ पता लगा भी सकते हैं। अब यहाँ टोनी को समंदर का पानी देखकर लालचाने लगता है, उससे उसको पीने का मन करने लगता है और वो अपना पूरा मन बना भी लेता है। लेकिन हेराल्ड उसे समझाता है कि ये पानी नमकीन है,
है। ये तुम्हारे शरीर को अंदर से खत्म कर देगा। पर यहाँ टोनी की भी क्या गलती है? ये हालात ही कुछ ऐसे बन चुके हैं, उसे प्यास बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। उसे अब कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर करा तो करा क्या जाए। यहाँ हेराल्ड उसे कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब मेरी गलती है, क्योंकि मैंने उस सबमरीन के ऊपर से जहाज को उड़ाया था और फिर हम रास्ता भी भूल गए, जिसकी वजह से फ्यूल खत्म हो गया। और जेन कहता है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। रेडियो कंट्रोल ने हमारे सवालों का कोई जवाब ही नहीं दिया, जिसके कारण आज हम यहाँ पर फंस चुके हैं। उनकी बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तीनों में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। पार्ट 2 वो भूख से परेशान होकर मछलियां फिर से पकड़ ढाने लगाता है और हेराल्ड कहता है कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि तुमसे ये तो होने वाला नहीं है। तो जेन जवाब देते हुए कहता है कि मैं अमेरिकन हूँ और हमारे अमेरिका में जो काम असंभव होता है हम उसे ही संभव कर देते हैं। ये कहकर वो अपने जेब से चाकू निकाल लेता है और उसे देखकर हेराल्ड फौरन चाकू को अंदर रखने को कहता है, क्योंकि अगर उस चाकू से हल्की सी भी खरोच उनकी बोट पर लग गई तो वो लोग अपनी बोट को खो देंगे। लेकिन वो नहीं सुनता और पानी में मारने लगता है। तभी वो जाकर किसी चीज में अटक जाता है। उसे लगता है कि उसने गलती कर दी, क्योंकि ये बोट भी हो सकती है। अब हेराल्ड तुरंत उसके पास आता और उसे चाकू वहीं लगे रहने को बोलता है। लेकिन कुछ देर बाद जेन को पता चलता है कि ये असल में शार्क का बच्चा है और आज उनकी लॉटरी लग गई है, जिससे वो खींचकर बाहर निकालते हैं और उसे बीच से काटते हैं। दोस्तों, आज तकरीबन 13 दिनों बाद आज इन्हें खाना मिला है और वो उस शार्क के बच्चे को कच्चा ही खाना शुरू कर देते हैं, जिससे इन्हें थोड़ी सी एनर्जी मिलती है और इनके अंदर एक हौसला भी बढ़ता है। खाने के बाद हेराल्ड बताता है कि जब मैं यहाँ से घर वापस जाऊंगा तो मेरी वाइफ मुझे बहुत डांटेगी, क्योंकि मैंने अपनी बेटी का जन्मदिन मिस कर दिया। तो वहीं जेन कहता है कि मेरी शादी तो हुई नहीं है, लेकिन मैं एक लड़की से प्यार जरूर करता हूँ और उससे जल्दी शादी करने वाला हूँ। पर टोनी इन सभी के बीच में कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उससे प्यार करने वाला कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेला है। अब जेन उसे मायूस देखकर कहता है कि कोई बात नहीं, जब तुम घर जाना तो मेरी बहन को डेट कर लेना। तुम एक अच्छे इंसान हो और उससे किसी अच्छे लड़के की तलाश है। ये तीनों बात कर ही रहते थे कि तभी इन्हें कुछ हलचल सुनाई देती है और ये खतरे की घंटी थी, क्योंकि इनके बोट के नीचे शार्क आ चुकी थी। उन्हें मरे हुए शार्क के खून को स्मेल कर लिया था। ये तीनों चौकन्ना हो जाते हैं, पर वो उन्हें कुछ नहीं करती और कुछ ही देर बाद वहाँ से चुपचाप चली जाती है। शायद आज इनकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होने वाला है। और यही बात हेराल्ड उन्हें बताता है कि ये पैसिफिक ओशियन है। यहाँ पर दुनिया के कुछ सबसे बड़े समुद्री जीव पाए जाते हैं, जिनसे हमें बचकर रहना है। अब धीरे धीरे करके फिर से एक बार समय बीतना शुरू हो जाता है, जिसके इनकी फिर से वही हालत हो जाती है जो कुछ दिनों पहले थी, क्योंकि इनके पास एक बार फिर खाना खत्म हो चुका था। और अब ये किसी भी मछली को पकड़ने के लिए थोड़ा सोचेंगे, क्योंकि ऐसा करने से वो शार्क फिर से दोबारा इनके पास आ सकती है। तभी जेन को कुछ दिखाई देता है, शायद वो कोई आइलैंड हो सकता है, लेकिन जब टोनी देखता है तो उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब ये लोग पिछले एक हफ्ते से भूखे प्यासे हैं, तो आपको ऐसी चीजें देखना शुरू हो जाती है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। अब यहाँ पर जेन अपना आपा खोना शुरू कर देता है। वो टोनी से उसकी बंदूक मांगता है, पर वो क्यों मांग रहा ये टोनी को पता नहीं है। शायद वो खुद को मारना चाहता, लेकिन वो से इतना जरूर कहता है कि चुप रहना। जिसके बाद वो हेराल्ड के साइड में बैठे एक पंछी को देखता है और उसी बंदूक से उसे शूट कर देता है। वो चिद्धिया दूर जाकर गिरती है। यहाँ उसका खून हेराल्ड के मुंह पर गिर जाता है, जिससे कि उसकी आंख खुल जाती है। वो तुरंत जाकर उस चिड़िया को पानी से लाने लगता है, लेकिन इतनी देर में इन दोनों की नजर दूर से आ रही एक शार्क पर पड़ती है। तो हेराल्ड को ये तेजी से ऊपर आने को कहते हैं। समय रहते ये कैसी भी करके बोट के ऊपर चढ़ जाता है और वो शार्क इनकी बोट के नीचे से गुजर जाती है। और ये दूसरी बार था जब इनकी जान बची थी। अब 15 दिनों के बाद एक बार फिर इनके हाथ में कुछ खाने को लगा था। ये अपना पेट भरते हैं और यहाँ तीनों का मानसिक संतुलन बिगड़ने गया था। इतने दिन पानी में ऐसे रहकर ये बात टोनी जानता था कि ऐसी हालत में खुद को काबू रख पाना आसान नहीं है। इसलिए वो उस बंदूक की बची हुई सारी गोलियों को पानी में फेंक देता है, ताकि कोई किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए और ना ही खुद को। अगले दिन जब हेराल्ड सोकर उठता है तो देखता है कि दोनों में से कोई भी अपनी ड्यूटी पर नहीं है जो उन्हें दी गई थी, और कहता है कि तुमने मेरे ऑर्डर फॉलो क्यों नहीं करे। तो वो कहता है कि यहाँ पर ऐसा देखने वाला कोई नहीं है और हम एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है और अब हमें यहाँ कोई आइलैंड भी नहीं दिख रहा है। तुमने जो वो मैप बनाया था वो सही था या फिर गलत था। तो हेराल्ड कहता है कि मेरे दिमाग में उसकी एक कैप्टिकल इमेज थी, यानी कि दोस्तों वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं था असल में वो लोग कहाँ पर हैं। अब ये सुनकर उसके दोनों साथी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और हेराल्ड से कह देते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुमने हमारे प्लेन को आउट ऑफ रेंज लेकर चले गए, जिसकी वजह से हमारा फ्यूल खत्म हो गया और हम यहाँ पर पानी में लैंड कर गए। हेराल्ड जानता है कि ये गलती उसकी है, इसलिए वो अपनी गलती मान लेता है और सच कह देता है कि उसकी कुछ देर के लिए आंख लग गई थी और जब वो उठा तो बहुत दूर आ चुका था। वहां से वापस रेन में जाने के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में फ्यूल नहीं था और वो उन दोनों से रोते हुए माफी मांगता है। अब जो कुछ भी हुआ उन्हें भूल कर आगे बढ़ना होगा। अब जेन उस मैप को देखता है जो हेराल्ड ने उस लाइफ जैकेट पर बनाया था, जिसे वो हेराल्ड को देता और कहता है कि ये हमारी आखिरी उम्मीद है। लेकिन यहाँ हेराल्ड को एक आइडिया आता है। वो अपने शूज को फाड़ देता और फिर उसकी सोल को एक चप्पू की तरह इस्तेमाल करता है और फिर वो लोग अपनी बोट को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हेराल्ड सभी से वादा करता है कि जैसे ही वो घर पहुंचेगा वो सभी को एक 5 स्टार होटल में पार्टी देगा। और यहाँ भी ये सफर लंबा था, क्योंकि एक चप्पू की मदद से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता। इन्हें यहाँ पूरे 30 दिन बीत चुके हैं, पर अब ये जिंदा लाश की तरह बन चुके हैं। इन्हें अब कुछ बोलने में भी तकलीफ हो रही है और वो इस कदर कमजोर हो चुके हैं जो इनके शरीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और न जाने कितने दिन इन्हें यहाँ पर गुजारने हैं और पता नहीं ये सच में घर पहुंच पाएंगे या फिर नहीं। उसी रात एक बार फिर से ऊपर वाला इनके ऊपर मेहरबान होता है और बारिश हो जाती है, जिससे इन्हें बहुत फायदा होता है।
लेकिन तभी वहां पर एक बहुत बड़ा तूफान भी आ जाता है जिसमें इनकी बोट भी पलट जाती है। और सबसे डराने वाली बात यह थी कि टोनी को तैरना नहीं आता, इसलिए वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो राफ्ट के दूसरी साइड आ चुका था, जिसके बाद तीनों ही जल्दी से उसमें बैठ जाते हैं। और अगली सुबह इनके लिए यहाँ पर 32वीं सुबह होती है। ये पूरी तरह से बेबस हो चुके हैं। इतनी दिनों में जितनी भी चीजें इन्होंने बनाई थी, इकट्ठा करी थी बोट पर, वो सब तूफान में बह चुकी है, जिसमें वो मैप भी था। उधर जेन को टोनी की बहन के विजन आना शुरू हो जाते हैं। जब वो इस बारे में टोनी को बताता है तो वो कहता है कि तुम दोनों बहुत अच्छे कपल बनोगे। लेकिन यहाँ हेराल उन दोनों की बातें सुनकर उनसे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये सब इतना बढ़ जाएगा, मैं ऊपर जाकर गॉड को क्या जवाब दूंगा। तभी टोनी उठकर बैठ जाता है और कहता है कि हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं, अब हम हार नहीं मान सकते। इसलिए वो अपने हाथ को चप्पू की तरह इस्तेमाल करने लगता है और उसे देखकर उन दोनों के अंदर भी एक जोश आता है और वो भी उसका साथ देने लगते हैं। ऐसे करते करते 2 दिन बीतने लगते हैं और इनके पास अब इतनी ताकत नहीं बचती कि ये बैठ भी सके। जेन तो पूरी तरह से मर ही चुका था। उधर हेराल ने समुद्र का पानी पीना शुरू कर दिया था, क्योंकि प्यासे मरने से अच्छा है कि वो पानी पीकर ही मर जाए। इन्हें अब कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रहे थे कि ये बच पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन इसी बीच टॉनी कहता है कि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। पहले तो सभी को ये एक विजन लगता है, लेकिन जब तीनों उस चीज को देखते हैं तो ये सच में एक आइलैंड था, जिसे देखकर इनके अंदर एक अलग सी ऊर्जा पैदा हो जाती है। वो तीनों ये नजारा देखकर रोने लगते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं और गॉड को उन्हें अभी तक जिंदा रखने के लिए शुक्रिया कहते हैं। तभी अपने हाथों का इस्तेमाल करके वहां तक पहुंच जाते हैं और जब ये आइलैंड पर अपना पहला कदम रखते हैं तो ये एक सुकून सा महसूस करते हैं। समुद्र में पूरे 34 दिन बिताने के बाद मिला था। शायद टोनी की होप थी जो इन्हें यहाँ तक ले आया। हेराल ने तो कब का हार मान लिया था। तो देखते हैं कि दूर एक झोपड़ी है जहाँ पर कुछ लोग हैं जो इनकी मदद कर सकते हैं। और कहानी के आखिर में हमें बताया जाता है कि इन्होंने पूरा 1 महीना समुद्र में गुजार दिया, फिर 20 फरवरी 1942 को जिंदा बच गए। इनकी बहादुरी के लिए सभी को ब्रेवरी अवार्ड से नवाजा गया था। 1946 में जेन ने टोनी की बहन फ्रांसिस से शादी भी कर ली और हेराल ने अपने वादे के मुताबिक इन दोनों को एक बड़े से होटल में पार्टी भी दी। इसके बाद हम इनकी कुछ असली तस्वीरों को भी देखते हैं, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जितने भी मुश्किलें आए कभी भी हार मत मानिए। क्या पता अगली सुबह आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आ जाए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।